दोपहर की तेज धूप में एक बस गांव के स्टॉप पर आकर रुकती है। बस से उतरते ही डॉक्टर कबीर और उनके असिस्टेंट की मुलाकात पेड़ की छांव में बैठे एक बुजुर्ग से होती है। नमस्ते, मैं डॉक्टर कबीर। का अबीर? अरे अब ही होली कहाँ आई है भैया? सर, शायद इनको ऊंचा सुनाई देता है। जी, मैं डॉक्टर कबीर हूँ। यहाँ के सरकारी अस्पताल में मेरी पोस्टिंग हुई है। अरे डॉक्टर बाबू, आप आ गए। हम तो कब से आप ही का राह देखत रहे हैं। जी, और ये है मिस्टर मोहन, मेरे असिस्टेंट। अब क्या आप हमें अस्पताल का रास्ता दिखाएंगे? हाँ हाँ, काहे नहीं। अरे इसीलिए तो यहाँ बैठे हैं। तीनों पैदल चलकर एक जर्जर सी सरकारी इमारत के सामने पहुँचते हैं। ये अस्पताल है या भूतिया बंगला? लगता है यहाँ सालों से कोई नहीं आया। चाचा, इसकी चाबी? भाभी? अरे हमारी भाभी तो बहुत पहले ही स्वर्ग सिधार गई। अरे चाचा, चाबी चाबी। अब ये जो बड़ा सा ताला लटका है ना, उसकी चाबी मांग रहे हैं। अब अच्छा, अब वो तो मुखिया जी के पास है। ठीक है, तो फिर देरी किस बात की, हम सब वहीं चलते हैं। चलिए, इसी लगे आप दोनों का गांव भ्रमण भी हो जाएगा। हवेली जाते समय डॉक्टर कबीर की नजर रास्ते के किनारे खड़ी एक बेहद पुरानी टूटी फूटी बस पर पड़ती है। चाचा, ये इतनी पुरानी बस यहाँ क्यों खड़ी है? अरे वो कई साल पहले ना इस बस का बड़ा दुर्घटना होई गवा रहा, तब से यहाँ ही खड़ी है। तो इसके मालिक ने इसे यहाँ से हटवाया नहीं? अरे इसका मालिक बोलता है कि ये गाड़ी मनहूस है। वाह, क्या सोच है। जाने दीजिए सर, इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। हवेली के आंगन में बैठे मुखिया ने जब मेहमान को आते देखा तो वो मुस्कुराने लगे। चाचा, ले आई डॉक्टर बाबू को। शाम, जरा ठंडी लस्सी लाओ मेहमानों के लिए। धन्यवाद, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। दरअसल मैं अस्पताल की चाबी लेने आया हूँ। चाचा बता रहे हैं कि चाबी आपके पास है। हाँ डॉक्टर साहब, थी तो मेरे पास ही, लेकिन क्या बताएं, 2 दिन पहले ही ये मेरा नकारा नौकर है ना, इससे कहीं खो गई। बहुत ढूंढा पर मिली ही नहीं। अच्छा, गांव में कोई चाबी बनाने वाला तो होगा ना? नहीं, यहाँ आसपास कोई नहीं है बाबूजी। उसके लिए तो शहर जाना पड़ेगा। अरे डॉक्टर साहब, अभी तो आए हैं, कुछ दिन आराम करिए। नहीं, मैं यहाँ आराम करने नहीं आया हूँ। मोहन जी, चलिए अस्पताल। पर सर, हम वहाँ जाकर करेंगे क्या? हम अस्पताल का ताला तोड़ेंगे, आज ही और अभी। कबीर के इस फैसले से मुखिया के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अस्पताल पहुंचकर मोहन आसपास देखता है और जमीन से एक बड़ा सा पत्थर उठाकर लाता है। सर, ये कैसा रहेगा? हाँ, परफेक्ट, इससे हो जाएगा। मोहन पूरी ताकत से ताले पर पत्थर मारता है तो जंग लगा ताला टूटकर नीचे गिर जाता है। दरवाजा खुलते ही अंदर चारों तरफ धूल मकड़ी के जाले दिखाई पड़ते हैं। बाप रे, इतनी गंदगी! यहाँ तो चूहे भी मास्क लगाकर घूमते होंगे। मोहन जी, गांव के कुछ लोगों को बुलाइए, सफाई करवा देंगे, बदले में उन्हें मेहनताना दे देंगे। कुछ ही देर में 2-3 मजदूर भी जुट जाते हैं और अस्पताल की सफाई शुरू हो जाती है। अगले दिन से अस्पताल शुरू भी हो जाता है, लेकिन शाम तक एक भी मरीज इलाज के लिए नहीं आता। सर, पूरा दिन बीत गया, कोई भी नहीं आया। यहाँ कोई बीमार नहीं पड़ता क्या? सालों बाद अस्पताल खुला है मोहन जी, लोगों को आने में थोड़ा वक्त लगेगा। तभी अचानक बाहर से किसी की कराहने की आवाज आती है। आई दादा रे, अरे मर गए रे बापू। ओ डॉक्टर बाबू। आइए बैठिए, क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब, मैं दुखी आराम हूँ। अरे बहुत दिन से पेट में जोर का दर्द हो रहा है डॉक्टर बाबू। इससे पहले किसी को दिखाया था? हाँ, दिखाए थे ना, टूंग बाबा को पुड़िया में चूरन दिए रहे, पर कोई फायदा नहीं भया। उल्टा पेटवा नागिन नाचौर करने लगा। बाबा, इस गांव के लोग
बाबा से इलाज करा रहे हैं? इतना ही नहीं सर, यहाँ तो हर गली में एक से एक झोला छाप डॉक्टर भी बैठे हैं। What nonsense! गांव के चौराहे पर एक बड़े बोर्ड के नीचे डॉक्टर झुंझुनवाला लिखा था, जहां मरीजों की लाइन लगी हुई थी। ए डॉक्टर साहब, 3 दिन से बहुत उल्टी हो रही है। अरे कुछो पचिए नहीं रहा है। अच्छा, ये पैरासेटामोल ले लो, सुबह शाम खा लेना, आराम हो जाएगा। डॉक्टर बाबू, पिछली बार जब हमारी भैंसिया बीमार रही तब उसको भी आप यह दवाइयाँ दिए थे। अच्छा तो एक काम करो, ये नीली वाली ले लो। ये काम करेगी? तुम सवाल बहुत करते हो। ऐसा करो, अब ये पीली वाली भी रख लो। अब इन तीनों में कौन सा खाएं? अरे तुमको दिक्कत क्या है यार, तीनों गटक जाओ ना, कोई ना कोई तो काम करेगी ही। दुखिया राम के जाते ही हाथ में एक बड़ा बैग लिए अमित केबिन में दाखिल होता है। नमस्ते सर, मैं अमित, चौधरी मेडिकेयर का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अमित अपने बैग से दवाइयों के सैंपल्स निकालकर टेबल पर रख देते हैं। सर, ये हमारी कुछ दवाइयाँ हैं। तेज दर्द और सूजन में ये तुरंत असर करती है। ये किस तरह का कॉम्बिनेशन है? इन दवाइयों में तो भारी मात्रा में स्टेरॉइड और बेहद खतरनाक केमिकल्स मिले हुए हैं। अरे सर, सालों से यहाँ यही सब चल रहा है, लेकिन इस हॉस्पिटल में नहीं चलेगा। किसी भी मरीज की सेहत के साथ मैं ऐसा खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। सर, आपको मालूम नहीं है, ये दवाइयाँ यहाँ के सबसे बड़े और नामी व्यक्ति धनराज चौधरी की कंपनी की है। ए भाई, जब एक बार सर ने मना कर दिया तो बात समझ में नहीं आती। मैं तो समझ गया सर, लेकिन अब आगे आपके साथ जो होगा ना, वो आपकी समझ में नहीं आएगा। क्या मतलब? अमित चेतावनी भरी नजर से डॉक्टर कबीर को देखता है और बाहर निकल जाता है। अमित जब ये खबर अपने मालिक तक पहुंचाता है तो गुस्से में धनराज तुरंत मुखिया को फोन लगा देता है। मुखिया, अरे तुम पर मैंने पैसे मौज करने के लिए नहीं उड़ाए हैं। क्या हो गया भैया? पहले तो तुम्हारे रहते वो अस्पताल कैसे खुला ये बताओ, हैं? ऊपर से वो कल का आया हुआ डॉक्टर मेरे धंधे पर लात मार रहा है। अरे बड़के भैया, आप चिंता नहीं करिए, हम आज ही उस डॉक्टरवा का कुछ पक्का इलाज करते हैं। हाँ, जल्दी कुछ करो। रात होते ही गांव के कुछ लोग जलती हुई मशालें लेकर अस्पताल को घेर लेते हैं। डॉक्टर कबीर मुर्दाबाद, फर्जी डॉक्टर वापस जाओ, फर्जी डॉक्टर वापस जाओ। शोर सुनकर कबीर और मोहन बाहर निकल आते हैं। यही है वो डॉक्टर, इसी ने हमको फर्जी दवाई दी थी। अरे इसकी गलत दवाई के चलते लोगों की तबीयत और खराब हो रही है। क्या बकवास है, ये सारी बातें बिल्कुल झूठ हैं। दिमाग खराब हो गया है तुम सबका, शर्म नहीं आती इस तरह झूठी बातें करते हुए? हाँ, अरे हम लोगन को अब कोई सफाई नहीं चाहिए, तुम वापस लौट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। भीड़ फिर नारे लगाती है। डॉक्टर वापस जाओ, डॉक्टर वापस जाओ। अगली सुबह डॉक्टर कबीर और मोहन गांव छोड़ने के लिए बस स्टॉप पर खड़े थे। डॉक्टर बाबू, आप लोग सच में जा रहे हैं? तो क्या करें, जब पूरा गांव ही खिलाफ हो जाए तो रुकने का क्या मतलब? पूरा गांव नहीं, बस कुछ लोग मुखिया के बहकावे में हैं। अरे आप चले गए तो हमारी आखिरी उम्मीद भी चली जाएगी। और भला कौनो डॉक्टर अपने मरीज को छोड़कर जाता है क्या? दुखिया राम की बात कबीर के दिल को छू जाती है। मोहन जी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। पर सर, उन लोगों ने तो हमसे अस्पताल भी छीन लिया है। एक जगह छीन लेने से क्या हो जाएगा, पूरा गांव तो खाली है ना। अगले दिन डॉक्टर कबीर और मोहन उसी पुरानी बस के सामने खड़े थे। सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आपने ये कबाड़ बस क्यों खरीदी? क्योंकि मोहन जी, अब यही हमारी नई मंजिल बनेगी। तभी हॉर्न की आवाज के साथ वहाँ एक ट्रक आकर रुकता है और उसमें से निखिल उतरकर आगे आता है। मोहन जी, ये मेरा दोस्त है। नमस्ते सर। नमस्ते कबीर, जो भी तुमने कहा था मैं वो सारा सामान ले आया हूँ। थैंक यू यार, आई एम प्राउड ऑफ यू। जो तुम करने जा रहे हो ना, उसके लिए हिम्मत चाहिए बॉस। हालात चाहे जो हो, एक डॉक्टर को हर हाल में अपना फर्ज निभाना ही चाहिए। बिल्कुल। शहर से आए मैकेनिक बस के इंजन और बॉडी की मरम्मत में जुट जाते हैं। वे जंग लगे हिस्से को बदलकर
बस को फिर से चलने लायक बना देते हैं। सर, अब तो बस पहले से कुछ ठीक दिख रही है, लेकिन इतनी तेज धूप में यहाँ आएगा कौन? दोपहर में तो बस की छत तवा बन जाएगी। चिंता मत करो, उसकी भी तैयारी है। ये देखो, ऑटोमोटिव रूफ एसी। इसे सीधे बस की छत पर फिट करेंगे, जिससे बस अंदर से चिल्ड रहेगी। इसके बाद बस को नया रंग दिया जाता है। छत पर सोलर पैनल, रूफ एसी और अंदर जरूरी वायरिंग फिट कर दी जाती है। निखिल, मेडिकल का सारा सामान आ गया है ना? हाँ, स्ट्रेचर से लेकर दवाइयों की अलमारी तक सब ट्रक में है। तो फिर देर किस बात की, चलिए अपने अस्पताल को पूरा करते हैं। तीनों मिलकर स्ट्रेचर, मरीज का बिस्तर, टेबल, कुर्सी, दवाइयों की अलमारी बस में फिट कर देते हैं और पुरानी बस गांव के मोबाइल हॉस्पिटल में बदल जाती है। अब नई चमचमाती बस गांव की गलियों से हॉर्न बजाते हुए चौराहे पर आकर रुकती है। अरे दादा, ई का है? एम्बुलेंस है? अरे नहीं नहीं, ये चलता फिरता अस्पताल है भैया। डॉक्टर बाबू हम सबन के लिए बनवाए हैं। और इस नए मंजर को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ आती है। अब आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। ये पर्चा लीजिए और काउंटर से दवाइयाँ ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बाबू। अरे ये बस तो बहुत बढ़िया है और ये ठंडा भी है। ये सब आपकी ही सुविधा के लिए है। तभी अचानक बाहर एक आदमी जोर जोर से चिल्लाता हुआ आता है। डॉक्टर बाबू, ओ डॉक्टर बाबू, खेत में काम करते समय रामू को सांप ने काट लिया है। अरे वो बेहोश पड़ा है। मोहन जी, तुरंत बस स्टार्ट करिए। जी सर। अगले ही पल मोबाइल अस्पताल सायरन बजाते हुए तेजी से निकल पड़ता है। देख लियो, मुखिया और धनराज सोचत रहे कि अस्पताल बंद करके डॉक्टर को भगा देंगे, लेकिन ई डॉक्टर ने कमाल करके दिखा दिया। धीरे धीरे गांव वाले डॉक्टर कबीर के समर्थक बन गए, लेकिन उनकी सफलता धनराज और मुखिया की आंखों में खटकने लगती है। मुखिया, याद है ना, तुम इस गांव की गद्दी पर लोगों की सेवा के लिए नहीं, मेरी सेवा के लिए बैठे हो। अरे भैया, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो डॉक्टर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। उस पर तो अच्छाई का भूत सवार हो गया है, भूत, और लोगों का चहेता बन गया है सो अलग। सर, आज तो उस डॉक्टर ने सांप काटे एक मरीज का अपनी बस के अंदर ही इलाज करके उसकी जान बचा ली। अगर गांव वालों का भरोसा उस पर ऐसे ही बढ़ता रहा ना, तो मेरी दवाइयों को तो कोनो कुकुर भी नहीं पूछेगा। मेरा करोड़ों का धंधा ठप हो जाएगा, ठप। अरे ऐसा नहीं होगा, आप हुक्म करिए, उसकी बस को आग लगवा दें क्या? नहीं, आग लगाने से क्या होगा? एक बस जलेगी तो साला दूसरा बना लेगा। खेल बदलना पड़ेगा। शाम को घर लौटते ही अमित वहाँ पड़ोसियों को इकट्ठा देखता है। अंदर उसकी पत्नी बिस्तर पर पड़ी थी और उसके पास ही डॉक्टर झुनझुनवाला लड़खड़ाते हुए खड़े थे। कविता, कविता, क्या हुआ ये? तुम ठीक तो हो? अरे वो आपकी पत्नी सीढ़ियों से फिसल गई है, अब उसको चोट लगी है। और तुम उसका इलाज करने आए हो? अरे तुमसे तो सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। अरे अमित भाई, तुम मुझे क्या समझते हो यार? मुझे सब मालूम है कि क्या करना है। अरे 2 घूंट लगाकर तो मैं किसी की खोपड़ी भी खोल दूं, हैं? ये तो मामूली सा टांका है। ए झोला छाप, अब एक शब्द और भी बोला ना तो तुम्हारी जुबान गले में बांध दूंगा। मैं अपनी पत्नी का इलाज तुमसे नहीं कराऊंगा। अमित बिना एक पल गवाए कविता को लेकर डॉक्टर कबीर के पास पहुंच जाता है। बस के अंदर डॉक्टर कबीर कविता का इलाज कर रहे थे, जबकि बाहर अमित घबराया हुआ खड़ा था। हे भगवान, मेरी कविता को कुछ नहीं होना चाहिए। हिम्मत रखो अमित, घबराने वाली कोई बात नहीं है। सर ने टांके लगा दिए हैं, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर। तभी हाथों में लाठियां लिए मुखिया और धनराज गांव वालों सहित वहां धमकते हैं। देखो गांव वालों, इस चरित्रहीन डॉक्टर का असली चेहरा देखो। औरत को बस में बंद कर दिया है। छी छी छी, शर्म आनी चाहिए। कैसा डॉक्टर है? इलाज के नाम पर हमारी माँ बहनों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है वो। गांव वाले गुस्से में फुसफुसाने लगते हैं। इतने में बस का दरवाजा खोलकर डॉक्टर कबीर बाहर आते हैं। डॉक्टर मुर्दाबाद, डॉक्टर मुर्दाबाद।
अमित, डरो मत, पूरा गांव अब तुम्हारे साथ है। सबको सच सच बता दो इस डॉक्टर की काली करतूत कि इसने कितना बड़ा पाप किया है। अपनी बकवास बंद कर धनराज चौधरी। अमित की गरजती आवाज सुन वहाँ सन्नाटा छा जाता है। खबरदार अगर तूने डॉक्टर साहब के खिलाफ कुछ भी गलत बोला तो आज मैं सबको हकीकत बताऊंगा कि घटिया डॉक्टर ये नहीं बल्कि तुम दोनों हो, जिन्होंने पैसों के लिए पूरे गांव की जिंदगी नरक बना दी है। ए अमित, इका बक रहे हो? होश में तो हो? गांव वालों, डॉक्टर साहब निर्दोष हैं। ये मुखिया और धनराज सालों से नकली दवाओं का धंधा करते आ रहे हैं। डॉक्टर साहब इनका भंडा फोड़ ना दे, इसलिए ये दोनों उनको फंसाने की चाल चल रहे हैं। अमित रोते हुए डॉक्टर कबीर के पैरों में गिर जाता है। डॉक्टर साहब, मैं आपका गुनहगार हूँ, मुझे पुलिस को सौंप दीजिए। सच सामने आते ही गांव वालों का खून खौल उठता है। आदमखोरों, हमारी जान से खेल रहे थे तुम लोग। अब मालिक, हमको मालूम नहीं था आप ऐसे हैं। चुप कर गद्दार। अरे पकड़ो इन सालों को, आज इनका फैसला हम यहीं कर देंगे। नहीं, रुक जाइए आप सब, कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, इन्हें सजा पुलिस देगी। सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और पुलिस नकली दवाई के धंधे से जुड़े सभी लोगों को हिरासत में ले लेती है। नेक्स्ट। डॉक्टर साहब, तबीयत बहुत खराब है, नीला पीला, अरे हर रंग का दवाई खा लिए हैं डॉक्टर बाबू, लेकिन आराम नहीं हुआ। इससे पहले किसी को दिखाए थे? हाँ, झोला छाप को दिखाए थे। चलिए पहले आपको ठीक से चेकअप कर लेते हैं। धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा सही इलाज पर लौट आता है और सरकारी अस्पताल फिर से चलने लगता है और मोबाइल हॉस्पिटल इस गांव की नई पहचान बन जाता है। तो दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। अब जल्दी से बताइए, डॉक्टर झुनझुनवाला अपनी सभी मरीजों को कौन सी दवाइयाँ देते थे? देखते हैं सही जवाब किसका आता है।